इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 के कुछ खास हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर सेक्शन 22 से 25 तक। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं सोसाइटीज के लिए। बिल्कुल, हमारे पास इन सेक्शंस का टेक्स्ट है और हमारा मिशन है ये जानना कि हरियाणा में सोसाइटी की सदस्यता मतलब कब और कैसे खत्म होती है, कौन सदस्य बन ही नहीं सकता, और वो जो सोसाइटी की नींव रखने वाले दस्तावेज हैं, मेमोरेंडम और बायलॉस, वो क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 22, सदस्यता कैसी समाप्त होती है। स्रोत बताते हैं कि पहला तो कोई सदस्य इस्तीफा दे और वो स्वीकार हो जाए। हाँ, ये तो सीधा सा है। इस्तीफा दिया, मंजूर हुआ, सदस्यता खत्म। राइट। या फिर वो सदस्य बने रहने की योग्यता खो दे। मतलब जो सेक्शन 16 में योग्यताएं बताई गई हैं, अगर वो पूरी ना हो। ओके। या फिर समय पर अपनी फीस न भरें, ये भी एक कारण है। जी बिल्कुल, निर्धारित समय तक सदस्यता शुल्क या जो अभी वार्षिक शुल्क है वो लगातार न देने पर। और जाहिर है सदस्य की मृत्यु होने पर भी सदस्यता खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन इस मृत्यु वाले नियम में एक जरूरी पहलू है जो शायद सबको पता ना हो। अच्छा, क्या है वो? खासकर हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मतलब RWA के मामले में एक्ट कहता है कि सदस्य की मृत्यु पर उनके नॉमिनी या कानूनी वारिस अगर वो बाकी शर्तें पूरी करते हैं, मतलब बायलॉज और एक्ट की योग्यताएं, तो उन्हें सदस्य बनाया जा सकता है। ओह अच्छा, ये तो वाकई निवासियों के लिए काफी अहम है। मतलब निरंतरता बनी रहती है। बिल्कुल, उस संपत्ति पर अधिकार बना रहता है। सही है। तो ये तो हुई सदस्यता समाप्ति की बात। लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो सदस्य बन ही नहीं सकता? यही सेक्शन 23 तस्वीर में आता है ना? हाँ, सेक्शन 23 इसी बारे में है। जैसे कोई फर्म या कंपनी, क्या वो सदस्य बन सकती है सोसाइटी की? नहीं, एक्ट इस बारे में एकदम साफ है। नहीं, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या न हो, रजिस्टर्ड हो या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। और कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी, मतलब किसी भी तरह की कंपनी, वो सदस्य बनने के योग्य नहीं है। सोसाइटी मूल रूप से व्यक्तियों का समूह मानी जाती है, संस्थाओं का नहीं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। स्रोत ये भी बताते हैं कि भले ही फर्म या कंपनी सदस्य ना बन पाए, उस फर्म का कोई पार्टनर या कंपनी का कोई सदस्य या शेयर होल्डर अपनी व्यक्तिगत हैसियत से, हाँ, ये मुमकिन है, वो सदस्य बन सकता है। सही कहा। ये व्यक्ति और संस्था के बीच का फर्क दिखाता है। एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो पार्टनर है या कंपनी का कोई सदस्य या शेयर होल्डर है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में सदस्य बन सकता है। मतलब सदस्यता व्यक्ति को मिलेगी, ना कि उस फर्म या कंपनी को जिससे वो जुड़ा है। बिल्कुल, ये सोसाइटी के व्यक्तिगत चरित्र को बनाए रखता है। ठीक है, ये क्लैरिटी जरूरी थी। तो ये तो हो गई सदस्यता की बात। अब आते हैं सोसाइटी के क्या कहते हैं, पहचान पत्र पर। सेक्शन 24 यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ, मेमोरेंडम। इसमें क्या क्या मुख्य बातें होनी चाहिए? देखिए, मेमोरेंडम सोसाइटी का वो घोषणा पत्र है, उसकी बुनियाद है। इसमें कुछ बुनियादी चीजें होती हैं, जैसे सोसाइटी का नाम क्या होगा। ओके। सोसाइटी के उद्देश्य क्या है, मतलब वो बनी क्यों है, मतलब लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य। फिर जो पहली गवर्निंग बॉडी होगी, यानी शुरुआती मैनेजमेंट कमेटी, उनके सदस्यों के नाम, पते और उनके पेशे। अच्छा, पहली बॉडी के डिटेल्स। जी। और आखिर में सोसाइटी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, जगह और जिला, ये सब दर्ज होता है। तो ये एक तरह से सोसाइटी की बाहरी पहचान तय करता है। बिल्कुल, ये उसका बेसिक चार्टर है। समझ गया, ये तो हो गया बाहरी ढांचा। फिर आता है सेक्शन 25 यानी बायलॉज। ये शायद ज्यादा विस्तृत होते हैं। हाँ, बायलॉज सोसाइटी चलाने की अंदरूनी नियम किताब है, आप कह सकते हैं। अंदरूनी नियम किताब, सही कहा। बिल्कुल, ये सोसाइटी के रोजमर्रा के कामकाज का संविधान है। आमतौर पर ये सरकार द्वारा सुझाए गए मॉडल बायलॉज के अनुरूप होते हैं, पर सोसाइटी अपनी जरूरत के हिसाब से उनमें बदलाव कर सकती है, जाहिर है, प्रक्रिया के तहत। तो इनमें क्या क्या शामिल होता है, मतलब मेमोरेंडम से अलग? इसमें सोसाइटी की पहचान, उद्देश्यों के अलावा सदस्यता से जुड़े सारे नियम होते हैं। अच्छा, जैसे कौन सदस्य बन सकता है, योग्यता क्या होगी, प्रवेश कैसे मिलेगा, सदस्यता कितने प्रकार की होगी, फीस क्या होगी, कोई इस्तीफा कैसे देगा, सदस्यता खत्म कैसे होगी, वगैरह वगैरह। मतलब जो सेक्शन 22 हमने डिस्कस किया, उसकी डिटेल्स यहाँ मिलेंगी। हाँ, वो सब प्रक्रियाएं बायलॉज में तय होती हैं। और सोसाइटी चलाने के नियम भी इसी में होते होंगे, शासन व्यवस्था। जी हाँ, जैसे जनरल बॉडी
यानी सभी सदस्यों को मिला के जो बॉडी बनती है उसकी संरचना क्या होगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी, उसकी बैठकें कब कब होंगी, कितनी बार होंगी, कोरम क्या होगा। कोरम मतलब मीटिंग के लिए कम से कम कितने सदस्य जरूरी हैं? सही पकड़ा। और वोटिंग कैसे होगी, फैसले कैसे लिए जाएंगे, ये सब जनरल बॉडी के बारे में। और वो जो रोजमर्रा का मैनेजमेंट देखती है, गवर्निंग बॉडी? हाँ, गवर्निंग बॉडी या मैनेजमेंट कमिटी, उसका गठन कैसे होगा, चुनाव होगा या नियुक्ति होगी, कार्यकाल कितना होगा, उनकी शक्तियां और कर्तव्य क्या होंगे, उनकी बैठकें कैसे होंगी, ये सब भी बायलॉज में होता है। काफी डिटेल में जाते हैं ये तो। जाना पड़ता है। स्रोत में तो चुनाव के लिए क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज या कॉलेजियम जैसी व्यवस्थाओं का भी जिक्र है, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रहे। और सबसे जरूरी बात, इन बायलॉज में अगर कोई बदलाव करना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो भी इनमें लिखा होता है। वाकई काफी विस्तृत नियम है ये। हाँ, और इनका विस्तृत होना जरूरी भी है। सोचिए, अगर ये नियम साफ ना हो तो कितने भ्रम और विवाद हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर। बात तो सही है। ये एक तरह से आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का जरिया है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, कुछ मुख्य बातें निकली। सदस्यता खत्म होने के कारण स्पष्ट हैं: इस्तीफा, योग्यता खोना, फीस न देना, मृत्यु। पर आरडब्ल्यूए जैसी सोसाइटी में वारिस सदस्य बन सकता है, ये एक अहम अपवाद है। जी। फर्म या कंपनी सदस्य नहीं बन सकती, पर उनसे जुड़े लोग व्यक्तिगत रूप से बन सकते हैं। हाँ, व्यक्ति बन सकता है, संस्था नहीं। और मेमोरेंडम सोसाइटी की पहचान और उद्देश्य बताता है, और बायलॉज उसके संचालन की पूरी रूपरेखा, मतलब अंदरूनी नियम तय करते हैं। बिल्कुल सही। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। वो ये कि बायलॉज में शासन, चुनाव और बैठकों के इतने सारे विस्तृत नियम तो बना दिए गए हैं, जैसा हमने देखा, पर ऐसी कौन सी ठोस व्यवस्थाएं या निगरानी तंत्र होने चाहिए जो ये पक्का करे कि इन नियमों का जमीनी स्तर पर पालन भी हो, और अगर कोई विवाद उठे, हाँ, विवाद तोड़ते ही हैं, तो उनका निपटारा निष्पक्ष तरीके से हो सके। मतलब सिर्फ नियम बना देना काफी है या उनके पालन को सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी है, ये सोचना जरूरी है। वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है, नियम और उनका पालन। इसी विचार के साथ ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है।